अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लिटरेचर की लेक्चर सीरीज का आगाज किया है। इससे पहले बेटे हमारे जो मुतअद्दिद लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड थे हमारे प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल एमके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल था हमारा एमके प्रिपरेशंस, और वो अनफॉर्चुनेटली हैक हो गया है। उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सून इट विल बी रिकवर्ड। तो अब हमारे जो लेक्चर्स हैं ये हम अपलोड कर रहे हैं एमके पब्लिकेशंस, हमारा जो सेकेंड ऑफिशियल चैनल है। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है, और ये इंग्लिश लिटरेचर की जो एज है एंग्लो नॉर्मन एज, एंग्लो नॉर्मन एज की हम इसमें बात करेंगे। और बेटे मैं आपको बताता चलो, इससे पहले हमने ग्रीक लिटरेचर पे लेक्चर जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी की हमने बात की, और उसमें एडिपस रेक्स की बात की, और उसके बाद एडिपस रेक्स की समरी, कैरेक्टर, थीम्स, बैकग्राउंड, उसके अंदर यूज होने वाले मिथ्स, गॉड, गॉडेसेस, उनकी बात की। इसी तरह से फिर हमने सेकंड लेक्चर जो है वो प्रोमीथियस बाउंड को डिस्कस किया, और मिथ ऑफ प्रोमीथियस को डिस्कस किया। फिर उसमें हमने जो है वो ओल्ड जनरेशन को, न्यू जनरेशन ऑफ गॉड्स को, उसके कैरेक्टर्स को, समरी, थीम, सारी चीजें डिस्कस की। और उसके बाद एंग्लो सेक्सन की हमने बात की। तो बेटा एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन ये एजेस आम तौर पर जो है अनइंपॉर्टेंट कंसिडर होती हैं लिटरेचर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा राइटर नहीं है। और जो मतलब कुछ हिस्टोरियंस हैं वो चौसर को सेपरेट करके और चौसर से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे विलियम हेनरी हडसन ने किया। तो वो चौसर से ही इंग्लिश जो हिस्ट्री है उसका स्टार्ट करते हैं। सिर्फ बैकग्राउंड को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको एंग्लो सेक्सन्स का पता होना चाहिए, एंग्लो नॉर्मन्स का पता होना चाहिए। और अगर हम डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा की बात करते हैं, फिर हम लिटरेचर की बात करते हैं कि इंग्लिश में लिटरेचर जो है वो ऑब्वियसली ग्रीक के बाद जो है वो यहाँ पे इस खित्ते के अंदर चीजें किस तरह से फ्लरिश होना शुरू हुई, तो उस बैकग्राउंड को एस्टैब्लिश करने के लिए मेरा बेटा इन चीजों का आइडिया होना आपको जरूरी है। और सम टाइम पेपर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया बेवुल्फ के हवाले से पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, एंगल और सेक्शंस के हवाले से पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, और आज भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैटल ऑफ हेस्टिंग के हवाले से भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बेटा जो एंग्लो नॉर्मन एज है, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है लिटरेचर का। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू एंग्लो नॉर्मन, ये मेरा बेटा 1066 टू 1300, इसको कुछ हिस्टोरियंस और कुछ इसको जो है वो 1066 टू ऑनवर्ड आगे चलाते हैं 1400 तक। अब इसमें देख लें बेटे के द एंग्लो नॉर्मन पीरियड मार्क द एंड ऑफ द जर्मेनिक सेक्शन रूल्स। अब वो जो जर्मन ट्राइब्स थे, एंगल्स और सेक्शंस, उनका मेरा बेटा जो एंड हुआ, उनके जो मतलब बादशाह जो है वो खत्म हुई ऑन 14 अक्टूबर 1066। ये बैटल ऑफ हेस्टिंग भी मेरा बेटा इस जंग को बोलते हैं। इसका ईयर भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, विलियम द कंक्वेरर का नाम याद रखिएगा। वन द बैटल ऑफ हेस्टिंग, विलियम कंक्वेरर ने जो इनको डिफीट किया एंड बिकेम द फर्स्ट नॉर्मन किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का पहला नॉर्मन किंग ये बना। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड विच टुक प्लेस इन 1066, इसको बैटल ऑफ हेस्टिंग बोलते हैं। 1066 में जो वार हुई नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं 1066। और इसको विलियम जो है, इसमें हम बुनियादी तौर पे बात करें द कंक्वेरर, इसने डिफीट किया था किनको, सेक्शंस को। अब इसको द मिडल एजेस आर समटाइम्स रेफर्ड एज द डार्क एजेस। इस टाइम स्पैन को मिडल एजेस भी बोलते हैं, और इसको डार्क एजेस भी लिटरेचर में, क्योंकि लिटरेचर उस तरह से फ्लरिश यहाँ पे नहीं हुआ। द मेनी कल्चरल चेंजेस टुक प्लेस इन द लैंग्वेज। अब यहाँ पे मेरा बेटा क्योंकि ये वाले जो ट्राइब्स थे, जो नॉर्मन ट्राइब्स थे, ये नॉर्मंडी फ्रांस से थे, और इनके आने से मेरा बेटा वो जो फ्रेंच इंपैक्ट आया, वो जो फ्रेंच लैंग्वेज आई, फ्रेंच कल्चर आया, तो उस तरह से लिटरेचर जो है वो मतलब लिटरेचर के अंदर, कल्चर के अंदर काफी सारी चेंजेस आई, लैंग्वेज के अंदर काफी सारी चेंजेस आई, लिटरेचर के अंदर काफी सारी चेंजेस आई, आर्ट के अंदर काफी सारी चेंजेस आई, पॉलिटिकल एंड क्लास स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुए। और इंग्लैंड बिकेम अ ट्राइलिंगुअल कंट्री ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन एज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंग्लो नॉर्मन एज में मेरा बेटा इंग्लैंड जो है वो ट्राइलिंगुअल, 3 मुख्तलिफ जबानें जो है वो बोली जा रही थी इंग्लैंड के अंदर, एंड फ्रेंच वाज वन ऑफ देम। तो इसमें आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट द अरिस्टोक्रेट्स एम्ब्रेस्ड द नॉर्मन फ्रेंच डायलेक्ट, लिटरेरी वर्क्स वर रिटन इन लैटिन और फ्रेंच। तो यहां पे मेरा बेटा अब वो जो आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट द अरिस्टोक्रेट्स एम्ब्रेस्ड द नॉर्मन फ्रेंच डायलेक्ट, अब वो जो अरिस्टोक्रेट थे मेरा बेटा, वो जो दरबारी जबान थी वो ऑब्वियसली लैटिन या फ्रेंच स्टार्ट हो गई, और नॉर्मन फ्रेंच सब्स्टिट्यूटेड इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड हाई अरिस्टोक्रेसी। अब वो जो नॉर्मन फ्रेंच थी उसने इंग्लिश को जो है वो रिप्लेस कर दिया था। ओनली एजुकेटेड क्लर्जी स्पोक एंड रोट इन लैटिन एंड इंग्लिश बिलोंग टू द मैसेज एंड द रूल। अब वो जो पढ़ी लिखी क्लास थी, वो जो कोर्ट से रेलेवेंट क्लास थी, वहां पे मेरा बेटा जो है वो फ्रेंच या लैटिन यूज होती थी, और इंग्लिश जो है वो आम की जबान बन गई थी। इन द माउथ्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस इंग्लिश बिकेम रिचर विद मोर देन
10,000 फ्रेंच वर्ड्स वर एडेड। अब यहाँ पे मेरा बेटा वो जो कॉमन मैन है उन्होंने इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है उसको एनहांस किया और उसमें 10,000 से ज्यादा जो फ्रेंच वर्ड्स हैं वो ऐड हुए। इसकी एक एग्जांपल बेटे मैं आपको दूं तो हम जब इंग्लिश बात करते हैं एलिजाबेथन एज की, उसको हम रेनेसां एज भी बोलते हैं, रेनाइसेंस। इंग्लिश की जब बात करें तो उसको हम रेनाइसेंस बोलते हैं। एक्चुअली वो जो मूवमेंट है वो इटली के अंदर स्टार्ट हुई और वो जो टर्म है उसका ओरिजिन जो है वो फ्रेंच है, तो फ्रेंच में उसको हम रेनेसां प्रोनाउंस करते हैं। एंड प्रिंसिपल्स वर एस्टैब्लिश्ड, अरिस्टोक्रेटिक टेस्ट for forms and tropes of French literature replaced the heroic poetry and alliterative verses were so particular to the Germanic sensibilities during the Anglo-Saxon period। अब यहाँ पे मेरा बेटा वो जो लिटरेचर है, वो जो कल्चर है, वो जो लैंग्वेज है, वो सारा कुछ जो है वो चेंज होना शुरू हो गया और इंग्लिश जो है वो बैकफुट पे चली गई और उसकी जगह फ्रेंच जो है वो फ्लरिश होना शुरू हो गई। और एक्चुअली अगर हम ड्रामा की डेवलपमेंट की बात करें तो ड्रामा भी इस खित्ते में फ्रेंच से ही आया। द इंग्लिश लैंग्वेज that was till now influenced by the Germanic tribes was significantly affected in spellings, literary expressions and vocabulary by Norman French. Through the church, the culture of Greek and Rome was disseminated, manuscripts copied, universities established at Cambridge and Oxford. In the medieval thought, the church and the king were the two swords of God। और medieval thought में मेरा बेटा वो जो पावर है वो चर्च के पास होती थी या किंग के पास होती थी in maintaining order in society। The Anglo-Norman period exposed England to more international European culture that was at the time being dominated by French literature and sensibilities। अगर characteristics of Anglo-Norman की बात कर लें तो it is a significant change in English language। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो significant change था, लिटरेचर के अंदर, कल्चर के अंदर, नॉर्मन फ्रेंच became the language of ruling class। जो elite class थी, जो ruling class थी, उसकी मेरा बेटा जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच बन गई थी, while English was primarily spoken by the masses। और आम जो आवाम थी वो इंग्लिश बोलते थे। और उसके बाद आप देख लें जी कि दिस एरा सा द इमर्जेंस ऑफ न्यू लिटरेरी ऑनर्स। अब यहाँ जो मेरा बेटा वो जो फ्रेंच के जो फ्रेंच ट्राइब्स आए उनकी मेरा बेटा जो थे न्यू लिटरेरी ऑनर्स वहां से आए, इंक्लूडिंग रोमांसेस, यहाँ से रिलीजियस प्लेज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लिटरेरी स्टाइल ऑन इंग्लिश राइटर। लिंग्विस्टिक्स का शिफ्ट था मेरा बेटा, नॉर्मन फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अब नॉर्मन फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट थी एंड अरिस्टोक्रेसी थी और लीडिंग टू द ट्राइलिंगुअल इंग्लैंड विद फ्रेंच लैटिन। अब तीन जबानें थी इंग्लैंड में, फ्रेंच थी, लैटिन थी और इंग्लिश थी। अब यहाँ पे मेरा बेटा क्योंकि पावर जो है वो चर्च के पास थी, वो बादशाह के पास थी, तो यहाँ पे जो एलीट थी उसकी लैंग्वेज जो है वो लैटिन थी या फ्रेंच थी और कॉमन मैन की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश थी। तो एट दैट टाइम मेरा बेटा इंग्लैंड वाज अ ट्राइलिंगुअल कंट्री। कल्चरल इंपैक्ट की अगर हम बात कर लें तो द नॉर्मन brought their warrior culture including castles and chivalry which influenced English society। अब वो जो नॉर्मन्स हैं वो अपना वो जो वॉरियर कल्चर है उसको साथ लेके आए, जिसमें मेरा बेटा वो जो शिवलरी थी, वो जो वार थी, वो जो ब्रेवरी थी, इन सारी चीजों को प्रमोट भी किया जाता था, लाइक भी किया जाता था। फिर हम सोशल हायरार्की की बात कर लें, फ्यूडल सिस्टम विद द किंग एट द टॉप एंड द नोबल्स होल्डिंग लैंड एंड वेसल्स बिकेम द डोमिनेंट सोशल स्ट्रक्चर। के उसमें वो जो मेरा बेटा सोशल क्लासेस थी, सोशल स्ट्रक्चर था वो किंग और किंग के बाद वो जो फ्यूडल्स है और इसी तरह से नीचे सोसाइटी। और इसके बाद रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात कर लें, रोमन कैथोलिक चर्च हैड सिग्निफिकेंट पावर। उस टाइम पे जो पावर थी वो रोमन कैथोलिक चर्च के पास थी और एंड लेटर रिमेन द लैंग्वेज ऑफ चर्च एंड एजुकेशन। अब बेटे देख लेंगे जो बादशाह की लैंग्वेज थी, जो दरबार की लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, चर्च की लैंग्वेज जो थी वो लैटिन थी और आम लोगों की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश थी। और ये एमसीक्यूज के लिए भी आप याद रखेंगे। तो बेटा ये आप देखें कि वो जो एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ लैंग्वेज का, कल्चर का, आर्ट का, और यहाँ पे इस टाइम स्पैन में इसीलिए बेटा वो जो इंग्लिश लिटरेचर है वो कोई बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं हुआ। और इससे पहले बेटे आप देख रहे हैं कि एंग्लो नॉर्मन भी, इसीलिए बहुत से जो हिस्टोरियंस हैं वो लिटरेचर को स्टार्ट ही चौसर से करते हैं। तो एंग्लो और सेक्शन की भी अगर हम बात करें तो एंग्लो सेक्शन में भी कोई इस तरह का प्रोमिनेंट वर्क मौजूद नहीं है जिसको बहुत ज्यादा कोट किया जाए। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 to 14th century saw fusion of French and English cultures resulting in distinct genres and literary forms। की genres इसमें इंक्लूडेड रोमांसेस है, क्रॉनिकल्स है, रिलीजियस राइटिंग्स है और ड्रामा है। तो एक्चुअली ड्रामा का भी मेरा
मेरा बेटा जो ओरिजिन है वो फ्रेंच ही था। और उसमें फिर देख लें कि दीज वर्क्स ऑफन ब्लेंडेड फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशंस, और इन्होंने एक वो जो ब्लेंड किया किसको, फ्रेंच और इंग्लिश जो लिटरेरी ट्रेडिशंस है एंड लैंग्वेज रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल शिफ्ट आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। रोमांसेस की अगर बात कर लें तो ये बेटा आप शॉर्ट के लिए याद रखेंगे, रोमांसेस क्या थे, मिरेकल प्लेस क्या थे, मोरालिटी प्लेस क्या थे, मिस्ट्री प्लेस क्या थे, और ये डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा के लिए भी आपको पता होने चाहिए। तो इसमें रोमांसेस दीज वर पॉपुलर नैरेटिव्स ऑफन ड्रॉन फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच सोर्सेज फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ शिवलरी। तो ये मेरा बेटा क्या थे, ये पॉपुलर नैरेटिव्स थे जो लैटिन और फ्रेंच से मेरा बेटा लिए गए, फोकस किस चीज पे कर रहे थे, शिवलरी पे, कोर्टली लव पे एंड हीरोइक डीड्स पे। आर्थरियन रोमांसेस बेस्ड ऑन द मैटर ऑफ ब्रिटेन, किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स वर पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट। इसमें मेरा बेटा वो जो आर्थरियन रोमांसेस थे वो फेमस है। उसके बाद क्रॉनिकल्स की बात कर लें, दीज हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफर रिटन इन एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स एंड नैरेटिव्स ऑफ द पीरियड। नोटेबल एग्जांपल्स इंक्लूड क्रॉनिकल्स ऑफ जियोफ्री मोनोमाउथ व्हिच पॉपुलराइज द आर्थरियन लेजेंड। उसके बाद मेरा बेटा रिलीजियस राइटिंग्स की हम बात कर लें क्रॉनिकल्स के बाद, दिस इंक्लूडेड वर्क्स लाइक द a poem lives a narrative, a poem lives of lives of narrative, saints and religious plays, miracle plays, dramatization of biblical stories, उसके बाद and morality plays, allegorical dramas about moral values, और उसके बाद were popular forms of religious drama। तो ये religious plays के अंदर जो miracle plays है, morality plays है और mystery plays है, ये इसकी popular forms थी। उसके बाद अगर हम development drama की बात करें तो development drama के अंदर भी obviously मेरा बेटा यही बातें आ जाती है। इसमें during the Anglo-Norman period drama elevated from the liturgical performances within church, चर्च के अंदर जो performances होती थी ड्रामा वहां से बुनियादी तौर पे स्टार्ट हुआ, to more elaborate presentations including mystery plays, morality plays and interludes, gradually moving towards the secular themes and eventually influencing the development of English Renaissance drama। तो English Renaissance drama की जो हम बात करते हैं, जो हम एलिज़ाबेथन ड्रामा की बात करते हैं, उसका बुनियादी तौर पे जो ओरिजिन है मेरा बेटा वो लिटर्जिकल प्लेज ही थे, वो मिरेकल, मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेज ही थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वाज रियलाइज्ड दैट कि लोग चर्च में ड्रामा के लिए आते हैं और उसमें फिर जो ड्रामा है थोड़ा सा सेकुलर होना शुरू हो गया और चर्च से बाहर निकला, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा फ्लरिश होना शुरू हो गया। और फिर जब यूनिवर्सिटी विट्स के हाथ में ड्रामा आया तो ड्रामा को प्रॉपर फॉर्म दी गई इंग्लिश ड्रामा को, और इसमें जो मार्लो का कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश ड्रामा में दैट इज मैचलेस। तो द रोमांसेस द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, रोमांसेस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मिरेकल प्लेज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। मिरेकल प्लेज ड्रामाटाइज द miraculous events associated with saints often emphasizing divine intervention। ये मेरा बेटा स्क्रिप्टलेस प्लेज होते थे और ये बुनियादी तौर पर जो बाइबल से स्टोरीज ली जाती थी और इसमें जो वो ड्रामाटाइज किया जाता था वो बुनियादी तौर पे सेंट्स की लाइफ को, क्राइस्ट की लाइफ को। तो इसके अगर थीम्स को देख लें, फॉल एंड बैनिशमेंट फ्रॉम गार्डन ऑफ एडन और इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट्स एंड लाइफ ऑफ क्राइस्ट, ये इसकी स्टोरीज होती थी। मोरालिटी प्लेज एब्स्ट्रैक्ट पर्सोनिफिकेशन होती थी, यहाँ पे अच्छाई और बुराई को, गुनाह को, सवाब को, इन चीजों को ड्रामा में किरदार के तौर पर पेश किया, कैरेक्टर्स के तौर पर पेश किया जाता था। मोरालिटी प्लेज डायडेक्टिक एलेगरी इन ड्रामेटिक फॉर्म, दे टीच मॉरल लेसन्स अबाउट द क्रिश्चियन लाइफ, salvation and battle between good and evil, use of myth and conventional subject seeks to teach the lesson usually through allegory। mystery plays, the term mystery comes from the Latin mysterium meaning occupation or craft, not mystery as in something unknown। the plays were called mystery plays because they were often performed by craft guilds, बेकर्स, कारपेंटर्स आर। अब ये मिस्ट्री प्लेस मेरा बेटा मिस्ट्री या अननोन के उसमें नहीं है, बल्कि ये जो लैटिन वर्ड था जो मिस्टेरियम है मीनिंग ऑक्यूपेशन, तो इसमें मेरे बेकर्स, कारपेंटर्स और जो शिपराइट्स थे ये परफॉर्म करते थे, ये मिस्ट्री प्लेस होते थे। इसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात कर लें पोएट्स की एंग्लो नॉर्मन एज में, तो पर्ल पोएट्स हैं। द पर्ल पोएट्स इज द एनोनिमस ऑथर ऑफ सेवरल सिग्निफिकेंट मिडल इंग्लिश पोएम्स इंक्लूडिंग पर्ल, सर गैवन, द ग्रीन नाइट, एंड क्लीननेस। और उसके बाद वेस की अगर हम बात कर लें, नॉर्मन पोएट हु लिव्ड इन इंग्लैंड, वेस इज नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल वर्क्स इंक्लूडिंग रोमन डिब्रोड, अ वर्स क्रॉनिकल आर ब्रिटन बेस्ड ऑन द जियोफ्री ऑफ मोनोमाउथ, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया एंड रोमन डेलारो, अ वर्स हिस्ट्री ऑफ ड्यूक्स ऑफ नॉर्मैंडी। और थॉमस ब्रिटन, ही रोट वर्जन्स ऑफ Tristan and Isolde story in French known as Roman de Tristan
while only fragments survive, it was an important source of later version and Tristan legend. अब यहाँ पे मेरा बेटा एंग्लो नॉर्मन पोइट्स को आपने देखा, एंग्लो नॉर्मन ड्रामा के डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा को देखा, तो यहाँ पे मेरा बेटा आप देखेंगे कि लैटिन और फ्रेंच जो है वो सारा इंपैक्ट था, और लेटर ऑन जो चौसर का वर्ड है उसको भी अगर हम डिवाइड करें तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये फ्रेंच इंपैक्ट जो है पाया जाता है। एंग्लो नॉर्मन प्रोज राइटर्स बेटे इसमें देख लें कि मैरी डी फ्रांस है, द लेज ऑफ मैरी डी फ्रांस, और उसके बाद आप इसमें देख लें चैरिटन डी ट्रॉयस है, और एरिक एंड एनेड और लेंसर्ट, और इसके जो वर्क्स हैं उसमें यवन है, और देन देख लें थॉमस ऑफ इंग्लैंड है, वर्क्स जो है वो ट्रिस्टन 1172 1175। लिटरेरी डिवाइसेस में लेग्री है, सिंबलिज्म है, कोर्टली लव एंड कन्वेंशंस है, और रेपुटेशन ऑफ फार्मुलेट फ्रेजेस हैं। तो बेटे एंग्लो नॉर्मन एज की हम बात करें तो एंग्लो नॉर्मन एज में एज सच कोई बड़ा प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर उस तरह से मौजूद नहीं है जिसको किसी भी सिलेबस में कहीं पे भी पढ़ाया जा रहा हो, और एंग्लो सेक्शन में भी हाँ एंग्लो सेक्शन की जो बेवुल्फ है उसकी स्टोरी डिस्कस की जाती है। तो बेटा एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन सिर्फ इस हद तक याद रखना जरूरी है कि जो ये खित्ता है इसमें जो ट्राइब्स आए थे वो किस तरह से आए, यहाँ पे लिटरेचर की रवायत किस तरह से शुरू हुई, लिटरेचर के जो थीम्स हैं वो स्टार्ट में क्या थे, एंग्लो सेक्शंस के क्या थे, इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से फ्लरिश होना शुरू हुई, इंग्लैंड के अंदर वो जो किंगडम्स हैं वो किस तरह से, इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से आई, इंग्लैंड किस तरह से बना, और उसके बाद जो है एंग्लो नॉर्मन में वो जो इसमें इम्पैक्ट था मेरा बेटा जो फ्रेंच का इम्पैक्ट था वो किस तरह से था, और ये सारी की सारी चीजें जो है ये एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन के हवाले से सिर्फ एक बेसिक बैकग्राउंड जानने के लिए जरूरी है। बाकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे इनमें जो मैंने मतलब कुछ चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर की, एंगल्स को, सेक्शंस को, और नॉर्मन्स को, बैटल ऑफ हेस्टिंग को, कंक्यूरर को, तो ये सारी चीजें जो है ये आप याद रखेंगे। बाकी बेटे जो बहुत सारे हिस्टोरियंस है मैंने पहले भी बताया वो प्रॉपर जो स्टार्ट करते हैं वो चौसर से स्टार्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चौसर को डिस्कस करेंगे, चौसर की लाइफ को, उसके वर्क्स को, और उसके बाद हम प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को उससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।